नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे चैप्टर 1 का कुछ 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है जिसमें है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। दोस्तों, अगर एक समान रूप से एक जो है वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर उसमें हम लोग कोई एक आवेशित कण को अगर हम लोग उसमें एंट्री कराएं तो उसका पथ कैसा होगा, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये ड्यूरेशन है क्या। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहेगा, लेकिन अगर आपकी समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 11वीं में पढ़ चुके थे कि यदि हम लोग एक पिंड होता है, अगर उसको हम लोग बाहर फेंकते हैं तो उसका पथ कैसा होता है ना। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रक्षेप जो होता था उसको, उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अब यहाँ पर, अब वहाँ पर तो गुरुत्वीय क्षेत्र था, अब यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराते हैं तो उसका पथ कैसा होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने, आपके सामने फिगर बना हुआ है कि आप 2 प्लेटें हैं, एक ऊपर वाला प्लेट है और एक नीचे वाला प्लेट है। हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर वाले प्लेट को हमने प्लस चार्ज से आवेशित किया है और नीचे वाली जो प्लेट है उसको माइनस चार्ज से आवेशित किया गया है। तो हम लोग देखते क्या है दोस्तों कि ऊपर हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि जो आवेश होते हैं वो हमेशा प्लस से निकल कर, जो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से निकल करके माइनस में एंड होता है। देखिए आप, इसलिए डायरेक्शन जो इसका होगा ऊपर से नीचे, यानी वाई एक्सिस। देखिए दूसरा फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको एक एक्सिस बना दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए हमने 2 फिगर दे दिए, एक फिगर ए और एक फिगर बी। तो दूसरे में हम लोग यहाँ पर एक्स वाई को भी कंसिडर करेंगे और दूसरे में ए को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अब माइनस चार्ज है, उसको हम लोग यहाँ पर एंट्री करा रहे हैं। भी वेग से उसको अंदर हम लोग फेंक रहे हैं। कब? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत भेज रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी एक्स अक्ष की दिशा में इसको हम लोग क्या करें, इसमें इसकी एंट्री इसमें करा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका पथ कैसा होता है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो दोस्तों हम जैसा कि इसमें भेजेंगे, अगर इसको हम लोग एक्स अक्ष की तरफ भेज रहे हैं तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसमें से जो इसकी दिशा है, तो एक्स अक्ष की दिशा में ये इस पर क्या एक बल आरोपित करेगा कि देखिए माइनस चार्ज है तो ये कहाँ जाना चाहेगा, ये ऊपर की प्लेट की तरफ जाना चाहेगा, प्लस की तरफ जाना चाहेगा। तो इस पर एक बल कार्य करेगा, है ना। वो कौन सा बल होगा? वो वैद्युत बल होगा। कौन सा बल होगा? वैद्युत बल होगा ये, और इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब जब ये आकर्षित करेगा, देखिए अब जबकि हमारे पास तो पहले से इसकी वेलोसिटी जा किस दिशा में रहा है, ये जा रहा है एक्स अक्ष की दिशा में, लेकिन अब मुड़ गया किस दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, ऊपर की ओर भी जा रहा है। ठीक, तो हमारे समझ से आपको ये फिगर और ये हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम इसमें देखते हैं लिखेंगे कैसे। इसमें यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको हम लोग 2 प्लेट हैं, 2 प्लेटों में एक को प्लस चार्ज से और दूसरे को माइनस चार्ज से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। ठीक है, तो अब इनमें से चूंकि विद्युत जो बल रेखाएं हैं उनकी जो दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स अक्ष के दिशा में जो है क्या इसमें एंट्री कर रही है, तो इसमें प्रवेश कर रहा है। अब हमें उसका पथ ज्ञात करना है कि उसका पथ कैसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दोस्तों आप लिख लीजिएगा, फिर भी यहाँ से लिख दे रहे हैं। माना एक इलेक्ट्रॉन ई माइनस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक्स अक्ष की दिशा में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, प्रवेश कर रहा है, इतना मान लीजिए। और इलेक्ट्रॉन का एक्स अक्ष की दिशा में वेग भी है। देखिए दोस्तों, ये सब हम लोग मानकर चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एक अच्छी तरह से फेयर को कंप्लीट करें। ठीक है, इतना हम लोग मानने के बाद अब क्या करते हैं दोस्तों, चूंकि अब इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की दिशा में देखिए इस तरह प्रवेश कर रहा है तो इस पर एक बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर एक बल वाई अक्ष की दिशा में कार्य करेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर का आवेश कौन सा होता है, माइनस होता है, तो नीचे वाले तरफ तो जाएगा नहीं, ये ऊपर की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा ऊपर की दिशा में जाएगा। इस पर एक बल कार्य करेगा, उस बल को हम लोग लिख लेते हैं।
तो कौन सा बल कार्य करेगा, एफ। तो हम लोग पढ़ रखा है दोस्तों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो ई बराबर क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा दोस्तों, एफ अपॉन ई होगा। तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों ई इंटू ए आएगी ना। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो हमारा काम बन गया, लेकिन हमने पढ़ रखा है चूंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, तो यहाँ से लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो तो y अक्ष में की दिशा में, y अक्ष की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए हो तो देखिए हमने क्या पढ़ रखा है दोस्तों, अगर यम है और त्वरण ए है तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम में, है ना। तो एफ इक्वल्स टू एम में होता है दोस्तों। यहाँ से एफ एम की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ से आप चाहे तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, एफ अपॉन एम निकलेगा, और एफ की यहाँ से वैल्यू रख देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू क्या है, ई इंटू कैपिटल ई। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश है और कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यम मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 माने, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, अब थोड़ा देखिए इसमें सोचने वाली बात यह है, चूँकि इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की दिशा में प्रवेश कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये बल नहीं काम करेगा, मगर वाई अक्ष की दिशा में बल नहीं कार्य करेगा, उस स्थिति में यदि टी समय में इलेक्ट्रॉन का एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक, एक्स अक्ष की दिशा में विस्थापन क्या हो दोस्तों, यक्स हो तो, देखिए है ना, विस्थापन क्या हो, यक्स हो तो। अब देखिए टी समय में विस्थापन यक्स हो रहा है, तो हमको पता है कि सर दूरी बराबर क्या हो, टी एक्स बराबर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए यक्स बराबर चाल कितना है, वी है, और समय कितना है, टी है। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स अपॉन भी निकलेगी। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग अब यहाँ से निकालें कि वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन कितना होगा, है ना, तो वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन दिख रहा है, यस, ठीक है। देखिए तो वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन, वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन, देखिए जब वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है वो एक्स अक्ष की दिशा में कर रहा है, उस स्थिति में उसका वाई अक्ष की दिशा में कोई भी वेग नहीं है। तो वाई अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा दोस्तों। तो अब जब वाई अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, अब बचा क्या, दूसरा वेग बचा, वी डैश बचा। तो हम लोग उसको वी डैश की बात करते हैं, यहाँ से देखिए वी डैश निकला है ना, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ फाइनली यहाँ से जो निकलेगा y बराबर हम लोग का इक्वेशन होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है। तो चूंकि u की वैल्यू 0 है यहाँ से, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ut की वैल्यू हो जाएगी 0 यहाँ से, और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल्स टू, अब a और t दोनों की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, a की वैल्यू हो जाएगी देखिए e इंटू ए 1/2 यहाँ पर है, 1/2 ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम मिलेगा, ए की वैल्यू है ना, इंटू टी की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर निकाला एक्स अपॉन भी स्क्वायर, यही तो निकाला, तो एक्स अपॉन भी स्क्वायर निकला। तो अब एक्स अपॉन भी स्क्वायर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ से देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, थोड़ा इस तरफ देख लीजिएगा, यहीं पर डिस्क्रिप्शन एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या निकलेगा दोस्तों, 1/2 निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, ई कैपिटल ई अपॉन इंटू ये रहेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, यम
इंटू वी स्क्वायर। हम लोग देख क्या रहे हैं दोस्तों कि इसमें सब के सब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और वेग। अगर ये सभी कांस्टेंट हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से c इंटू एक्स स्क्वायर, यही ना मिलेगा, c इंटू एक्स स्क्वायर। जहाँ पर हम लोग दिखा देंगे कि जहाँ पर c बराबर क्या है, E कैपिटल E अपॉन 2mv स्क्वायर, ये है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है एक परवलय का इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर, है ना। एक परवलय का इक्वेशन क्या होता है, परवलय का इक्वेशन पढ़े हम लोग ना, y बराबर क्या होता है 4ax होता है कि नहीं। देखिए तो उस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। देखिए एक इसमें द्विघात में है ना, तो x द्विघात में और y एक घात में, अतः ये परवलय है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके नीचे आप लिखेंगे दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, इसके नीचे लिखेंगे कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कोई वैद्युत क्षेत्र, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में जब उसके लंबवत प्रवेश करेगा तभी उसका पथ परवलयाकार होगा। अगर उसी दिशा में प्रवेश करेगा तो उसका पथ सीधे निकल जाएगा, याद रखिएगा ये भी। अगर हम लोग कह दें कि यहाँ से भैया, जैसे यहाँ से है, अगर यहाँ से प्लस की तरफ से यहाँ से निकला तो ये सीधे माइनस से निकला तो सीधे प्लस की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर पथ परवलयाकार नहीं होगा। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि उसके लंबवत प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर दोस्तों। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए होता क्या है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, ठीक है, एक ऐसा निकाय होता है जो एक समान प्रकार के आवेश, एक समान प्रकार के मतलब समान आवेश के से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो चिन्ह रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, वो अपोजिट होता है। तो एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, परंतु जो उनके बीच की दूरी होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा निकाय होता है जो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, आवेशों से मिलकर बना होता है तथा उनके बीच की दूरी अत्यंत सूक्ष्म या लघु होती है, अत्यंत सूक्ष्म होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये तो होगी वैद्युत द्विध्रुव परिभाषा की। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है तथा उनके बीच की दूरी जो होती है अत्यंत सूक्ष्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग पी से दिखाते हैं दोस्तों, हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम यहाँ से परिभाषा लिख दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम लोग इसमें बात कर ले, यदि मान लेते हैं कि यदि हमारा जो एक आवेश है उसका जो है, यदि द्विध्रुव का आवेश Q तथा उनके आवेशों के बीच की दूरी या उनके बीच की दूरी 2L हो, तो द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू, या P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर बोले क्या कि 2L इंटू Q आवेश, यानी दो आवेश और उनके बीच की एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2QL। ठीक है, और ये एक सदिश राशि है, यहाँ से आप याद रखिएगा, इसलिए ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग मात्रक की बात कर लेते हैं इसका। देखिए तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखिए Q है, Q का आवेश क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और दूरी है, दूरी का क्या होता है मीटर, तो कूलाम मीटर इसका आवेश मात्रक हो जाएगा। और इसकी बीमा क्या होगी दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा, तो इसकी बीमा यानी डायमेंशन इसका क्या होगा, तो डायमेंशन की बात करें तो कूलाम है, कूलाम का देखिए जो बीमी सूत्र Q बराबर क्या होता है, IT होता है कि नहीं, Q बराबर IT होता है, तो I की बीमा क्या हो जाएगी A, और T की बीमा कैपिटल T, तो AT इधर हो जाएगा, और यहाँ से मीटर बचा, मीटर क्या होता है L होता है, तो ये इधर हो जाएगा, तो बराबर क्या मिलेगा LTA। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बीमा LTA। ठीक, अब देखिए इसके एग्जाम्पल होते हैं कि आप एक उदाहरण कहाँ कहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पाए जाते हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पाए जाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए पाया कहाँ जाता है, तो आप जैसे अगर हम लोग कुछ अणु की बात कर लेते हैं, जैसे HCl अणु में वैद्युत द्विध्रुव पाया जाएगा। ठीक है, H2O अणु की बात करें तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पाया जाएगा। इसके अलावा HBr की बात कर लीजिए, ठीक है, HBr की बात कर लीजिए, वहाँ पर पाया जाएगा। NH3 पर भी पाया जाएगा आपका NH3, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पाया जाएगा। तो इस तरह से कई आवेश में वैद्युत द्विध्रुव या फिर कई यौगिकों में वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा किसमें HCl, H2O, HBr, NH3 एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कई डेरिवेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे जो कि अगला डेरिवेशन है, तो हम उसी पर चलते हैं। ठीक दोस्तों, अगला हेडिंग है आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ये डेरिवेशन आपका, आप इसको एकदम ये समझ लीजिए कि आपको जो भी नंबर आएगा इससे आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है इसमें कि आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है E है। ठीक है, इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है जो कि -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, इसको रखा गया है। ठीक,
और यहाँ पर जो है इनके बीच की दूरी 2l है। इसको एक वैद्युत क्षेत्र में एक एंगल जो है थीटा एंगल बनाकर रखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है थीटा एंगल बनाकर रखा जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ से दूरी 2l है और यहाँ से हमने एक इस पर लंब डाल दिया है दोस्तों। तो जब यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं तो आपको बताना है कि इस लंब की लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ से टोटल लेंथ कितनी है, 2l है, और ये क्या है, कर्ण है और ये थीटा है। तो ये क्या बनेगा, लंब है तो साइन थीटा बनेगा, यानी जो इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 2l साइन थीटा, यही ना होगी। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2l साइन थीटा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसमें लिखना है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक। इस पर दो बल कार्य करते हैं और दोनों एक समान बल कार्य करते हैं जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। देखिए जाहिर सी बात दोस्तों, ये प्लस है माइनस है, तो हमने कहा ना कि अगर कोई भी आवेश या कोई भी पार्टिकल रहता है तो वो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का ही प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपका प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या होगा, एक सीध मिलाने का प्रयास करेगा, इसलिए इस पर एक बल कार्य करेगा और एक इस पर, और दोनों पर बल क्या रहेंगे, एक समान रूप से कार्य करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी को देखना है। तो अब इस पर बल कार्य करेगा दोस्तों तो एक बलाघूर्ण भी कार्य करेगा, है कि नहीं। तो जो बल आघूर्ण कार्य करेगा तो उस पर बल आघूर्ण कैसा होगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर बल तो मिल गया। अब बल आघूर्ण के लिए क्या होता है कि बल इंटू बल की लंबवत दूरी, यही ना होता है, बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी जो रहेगी वही बल आघूर्ण कहलाता है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से बल पर लेकर के, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, दोस्तों आप माना है, माना लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं, चलिए अच्छा फिर से, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव आघूर्ण जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक। इस पर दो समान परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ से तो समझ में आई बात कि ये दो और परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करेंगे। तो अब यहाँ पर इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, देखिए दोस्तों, अब बल युग्म का आघूर्ण है तो कैसा होगा पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण, बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, या दोनों बलों की क्रिया रेखा से, या बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। दोस्तों यहाँ पर दोनों बलों की क्रिया रेखा, देखिए एक बल इस तरफ है, एक बल इस तरफ है, इनकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, यहाँ से आप सीधे आ जाइए और यहाँ से आप सीधे चले जाइए, तो यहाँ से जो लंबवत दूरी मिलेगी वही क्या हो जाएगी, इनकी लंबवत दूरी हो जाएगी। तो बल क्या है दोस्तों, बल तो हमारा F काम कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जो है बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी हमने अभी आपको बताया क्या निकला है, 2l साइन थीटा निकला है। अब 2l साइन थीटा हमने बताया आपको F बराबर क्या होता है ना। तो देखिए चूंकि हमने आपको बार बार बताया था कि E बराबर होता है F/Q, यही तो होता है।
तो एफ अपान क्यू, तो यहाँ से एफ बराबर क्या निकलेगा, तो यहाँ से एफ बराबर निकलेगा ई इंटू क्यू, है कि नहीं। तो ई इंटू क्यू, तो ई इंटू क्यू यहाँ पर रखिए भाई, तो ई इंटू क्यू यहाँ पर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो आप देखिए टाउ बराबर होता है दोस्तों, टाउ से इसको डिनोट्स करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से 2l हो जाएगा और ई हो जाएगा, तो ई इंटू इसको साथ में ले लीजिए 2ql यहाँ पर हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये हमने आपको भी बताया कि ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2ql, इसके बराबर होता है ना। तो ये 2ql के बराबर हो गया, इसको p से दिखाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा e इंटू पी मिला, है ना। तो e इंटू पी मिल गया और आपको यहाँ से क्या मिला साइन थीटा मिला, यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या मिल गया आपको पी ई, पहले लिख लेते पी ई साइन थीटा, ठीक है, और ये मिल गया टाउ, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं दोस्तों कि अगर ये मैक्सिमम बलाघूर्ण कब होगा, है ना, या अधिकतम बलाघूर्ण के लिए, तो अधिकतम बलाघूर्ण कब होगा भाई, अधिकतम बलाघूर्ण के लिए देखिए जब अधिकतम बलाघूर्ण की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो अधिकतम बलाघूर्ण हो जाएगा उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, टाउ मैक्स की बात करते हैं, टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, टाउ में अधिकतम कितना हो जाएगा दोस्तों पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर मिलेगा टाउ मैक्स इक्वल्स टू टाउ मैक्स, सॉरी यस, तो टाउ मैक्स हो जाएगा दोस्तों कितना p इंटू ई हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई आपसे कहे कि भैया इस द्विध्रुव की परिभाषा बोलिए तो p बराबर क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से, तो टाउ मैक्स हो जाएगा, टाउ मैक्स अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगा। तो एक फार्मूला यहाँ से बन गया p बराबर, तो यहाँ से p की परिभाषा बोलनी है तो आपको कैसे परिभाषा बोलेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, है ना, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होता है जबकि उसके का एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक हो, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिएगा दोस्तों, इस पर परिभाषा कई बार पूछा जाता है आपको, कभी कभी इंटरव्यू में जो है आप जब जाएंगे वाइवा देने जब प्रैक्टिकल का, तो एग्जामिनर ऐसे ही आपको फार्मूला लिख देगा और कहेगा इसके आधार पर पी की परिभाषा बोलिए, तो आपको इसी को देखकर बोलना है। कैसे बोलेंगे फिर सुन लीजिएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, है ना, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होता है जबकि एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक हो, जबकि एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो दोस्तों एकांक हो। इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया और बाकी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो बस आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।